हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने अब तक देखा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है, मोहम्मद बिन सलमान ही जिम्मेदार थे जमाल खाशोगी के कत्ल में। जमाल खाशोगी वो जर्नलिस्ट जो खुद सऊदी अरब की हुकूमत को कुछ मामलात में क्रिटिसाइज करते थे। अमेरिका में रहते हुए वॉशिंगटन पोस्ट के लिए वो कॉलम लिखते थे और उनका जब कत्ल हुआ वो इस्तांबुल में, तुर्की में थे। वहां वो शादी करना चाहते थे और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते थे सऊदी कॉन्सुलेट से, इस्तांबुल से। जब वो गए 2 अक्टूबर 2018 को, तो उनका कत्ल कर दिया गया। वो कहानी आपने अब से पहले सुन ली है, समझ ली है। और अब ताजा यह है कि अमेरिका की नई हुकूमत के तहत एक खुफिया रिपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में दबा दी गई थी, वो आम की है और उसमें ये कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ही हुक्म दिया था जिंदा पकड़ने का या कत्ल कर देने का। उसके अलावा और भी कुछ चीजें जो अब तक हमें हमारे चैनल पर आप देख चुके हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं और नागपुर में रहते हैं। वेलकम है आपका जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आप बताइए कि ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, और खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि हमने मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां इसलिए नहीं लगाई हैं कि हमें अपने ताल्लुकात भी बाकी रखने हैं, अपने इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है। अमेरिका इस तरह से कह रहा है। आप क्या कहते हैं कि ये किस तरह की जो रिपोर्ट आई है उसका क्या असर होगा और इसको किस तरह से समझा जाए? मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल बोलता हूं और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देता हूं। जहां तक कि सऊदी अरब और अमेरिका की बात आप कर रहे हैं और जमाल खाशोगी के कत्ल की बात कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर हो चुका है कि जो सलमान प्रिंस हैं, उन्होंने ही इस को कत्ल कराने का काम किया। क्योंकि जैसा कि जाहिर हो गया है रिपोर्ट में कि जिंदा या मुर्दा, यानी जिंदा पकड़ के लाओ, नहीं तो उसे मुर्दा कर दो, ये बात उस पर तय थी। लेकिन अभी खुफिया रिपोर्ट में जो एक बात आकर के सामने रखी गई है कि हमने उन पर पाबंदी इसलिए नहीं लगाई। जब सवाल इंसाफ का आता है तो एक बात साबित हो जाती है कि उसी सरजमीन पर, उसी अरब की सरजमीन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो उनके सामने अहले कुरैश की लड़की पेश की गई जुर्म के मुताबिक, और आपने कहा कि इसके हाथ काटे जाएं, तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो अहले कुरैश है। उन्होंने कहा नहीं, फातिमा बिन मोहम्मद भी होती तो हम यही सजा देते। इंसाफ मुफाद के लिए नहीं है, इंसाफ इंसाफ के लिए है। अब इससे साबित हो गया कि अमेरिका हो या इस दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो रिश्ते फायदे की बुनियाद पर रख रहे हैं। उनकी सोच जो है, सोच की बुनियाद जो है वो अपना फायदा है, और जबकि अवामी फायदा इंसाफ पर होता है। जब इंसाफ होता है तो अमन रहता है, और जब अमन रहती है तो तरक्की होती है। अब इससे तो साबित हो गया कि अमेरिका केवल, जिस तरह से कहा जाता है कि वो व्यापार करता है, चाहे अपने रिश्तों का व्यापार करता हो या अपने असलहों का व्यापार करता हो या अपने सूझबूझ के हिसाब से है, उसकी बातों का भी निस्बत डॉलर से जुड़ा हुआ है। वो अपने मुफाद के अलावा कोई और चीज नहीं देख रहा है। अगर हर चीज देखता और जब वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और कहता है कि हम इंसाफ के दाई हैं, इंसाफ को दावत देने वाले हैं, इंसाफ के पक्षधर हैं, तो फिर ये जुमले को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं आती। जब मुजरिम आपने मान लिया है तो मुजरिम के साथ जिस तरह का बर्ताव करना चाहिए उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया है कि हम किसी को मुजरिम मान भी रहे हैं और कह देते हैं लेकिन आरोपी तो है, लेकिन दुश्मन तो है, लेकिन ये मुजरिम है, लेकिन का मतलब क्या है? अपना मुफाद। और ये आज
सियासत में यही सबसे बुरी चीज है, देश की राजनीति में ये सबसे बुरी चीज है। मैं दूसरे के एक लफ्ज को यहां कोट करना चाहूंगा काजमी साहब, कि आप जानते हैं भारत लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन सऊदी अरब जो है लोकतांत्रिक नहीं है, वो बादशाहों का है। लेकिन लोकतंत्र का अमेरिका अगर अपने आप को मानता है तो लोकतांत्रिक देश जो है राजतांत्रिक देश पर, राजा के तंत्र के देश पर केवल पेट्रोल और डीजल के लिए इस तरह का खेल खेल रहा है। और आपको पता है कि आने वाला वक्त इनके खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि दुनिया जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के तरफ जा रही है, गैस की गाड़ियों के तरफ जा रही है। और सबसे बड़ा इसमें जो बुनियादी चीज है, शायद उस पर हमारी आपकी नजर गई है कि नहीं, जो ये है कि शिया बिरादरी जो है वो सऊदी अरब में कुछ कुछ जगहों पर उनकी तादाद थोड़ी सी ज्यादा है, और जहां है वहां तेल का सबसे बड़े चीजों का ये है। अब चूंकि जो डरा होता है, जो मैं कोट करना चाहता था वो बात आई कि डरा हुआ समाज मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, और मरा हुआ लोकतंत्र जो है तानाशाह को पैदा करता है। ख्याल कीजिएगा। तो सऊदी में डर है कि मेरा तख्ता कब पलट जाए, क्योंकि ये तख्ता पलट वाले लोग हैं, बादशाहों के बेटों में भी झगड़ा हो सकता है। तो हमारा तख्ता पलट जाए और हमारे तेल के कुओं पर किसी और का कब्जा हो जाए, उसकी हिफाजत के लिए ये अमेरिका की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। और जो ईरान और सऊदी में जो तफरका डाला गया है, सिर्फ इसीलिए डाला गया है कि अमेरिका का प्रभुत्व चलता रहे, तेल इनका हो, मार्केट उनका हो। अच्छा, एक बात बताइए विद्रोही साहब, ये इतना बड़ा गुनाह हुआ हुकूमत के जरिए, और उसकी जो होने वाली बीवी थी उसने अब मांग की है, वो अमेरिका में रह रही है इस वक्त, उसने वहां की हुकूमत से मांग की है कि उसको सजा दी जाए। जब ये तय हो चुका है कि मुजरिम कौन था, किसने जुल्म किया, ये तय हो चुका है, तो उसे जुल्म उसको उसके खिलाफ बाकायदा उसकी सजा होनी चाहिए। अब अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं साहब, हम सजा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट हैं और हम उन पर पाबंदियां नहीं लगा सकते। अब ऐसा अगर निजाम पूरी दुनिया में चलेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो फिर कहां इंसाफ रह पाएगा? ये क्या हुआ कि साहब, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये बाबरी मस्जिद वाले मामले में, जो अयोध्या वाले मामले में जो फैसला हुआ, सब कुछ मस्जिद के हक में बोलते चले गए जज, और आखिर में कह दिया कि नहीं, लेकिन फिर भी जमीन जो है हम अपने खास इख्तियारात इस्तेमाल करके हम इनको दे रहे हैं। तो यही काम अमेरिका कर रहा है। देखिए, वो सवाल अमेरिका और अपने देश का नहीं, पूरी दुनिया का ये रवैया बन चुका है। हम अपने मुफाद को जिंदा रखना चाहते हैं। आप ले लीजिए, अब अमेरिका से इंसाफ की बात तो पूरे विश्व को करना चाहिए। दुनिया अगर इंसाफ पसंद बनती है तो कहना चाहिए कि रिपोर्ट जब आपकी है तो रिपोर्ट के आधार पर सजा का फैसला आप करें, लेकिन अपने मुफाद के आधार पर आप सजा का फैसला करने को तैयार नहीं है। तो ये चीज तो यहां भी देख लीजिए, हमारी सरकार आंसू पोंछने के लिए कमीशन बैठा देती है, कमीशनों के रिपोर्ट पर आज तक अमल कहां हुआ? भारत में भी नहीं हुआ। केवल रिपोर्ट दे दीजिए, चाहे आप श्री कृष्णा का रिपोर्ट ले लीजिए, चाहे आप रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट ले लीजिए, जैसी भी रिपोर्टें आपको लेनी है ले लीजिए, इसमें कहां फैसला होता है? ये केवल जनता में। देखिए, होता क्या है, जब पानी धार से चलती है तो लोग पत्थर डालकर उसके धार को कमजोर करते हैं ताकि आगे गड्ढा न करने पाए। तो ये हमारे दुनिया ने ये सोचा है कि आक्रोश को रोका कैसे जाए, तो आक्रोश में सच बोल दिया जाता है कि अरे भाई ये बात तो सच है, लेकिन कह करके उसका हवा निकाल दिया जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये रिपोर्ट देकर के वो शाबाशी किया कि हमने रिपोर्ट पेश किया है, देखिए ये निष्पक्ष है, इंसाफ परस्त है, हमको जो सही रिपोर्ट मिली हमने पेश कर दिया, लेकिन हम उस सही पर अमल नहीं करेंगे।
अमल नहीं करेंगे तो उस रिपोर्ट का फायदा क्या है, आप बता दीजिए। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जब आपका अमल ही नहीं है तो उस रिपोर्ट की वैल्यू क्या है। अच्छा शब्बीर विद्रोही साहब, आप सऊदी अरब गए हैं, हज किया है, उम्रे पर भी गए होंगे, नजदीक से देखा है काफी हद तक, अगर बहुत लंबे वक्त तक नहीं लेकिन फिर भी चीजें समझ में आती हैं। जो थोड़ा समझदार तजर्बेकार आदमी होता है वो बहुत सी चीजें महसूस कर लेता है। मैंने खुद मक्का में भी और मदीना में भी हरम से 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर इतने गरीब लोग मैंने देखे हैं, इतने बोसीदा मकानात देखे हैं जो शायद हमारे यहाँ गांव देहात में भी नहीं होते। चूंकि वो आले सऊद के खानदान के लोग नहीं है, वो आम लोग हैं। तो अब इस वक्त जब ये रिपोर्ट आ चुकी है और इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान अपने ही खानदान के बड़े लोगों को सजा दे चुका है, जेल में डाल चुका है, बहुत सा पैसा, एक्सटॉर्शन जिसे कह सकते हैं, जबरदस्ती पैसा उनसे लिया है, और बहुत से लोगों का, हत्ता के मक्का के हरम शरीफ के कई इमाम गायब हैं। अभी पिछले दिनों मक्का से खबर आई थी कि एक खातून, 70 साल से ज्यादा उम्र की खातून जो कुरान पढ़ाती थी, उसको जेल में डाल दिया गया है। तो इस किस्म के मजालिम जो हुकूमत कर रही हो अपने लोगों के पर भी और मुखालिफिन पर भी, वो आखिर कहां तक चलेगी, क्या कुछ होगा? क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब में कोई तब्दीली की तरफ कोई आहट है, क्या है? देखिए, जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई एक चीज रास्ता पैदा होता है। और ये बात भी आप सऊदी से ही ले लीजिए कि आज भी जिंदा है तातरियों के अफसाने से, पासबा मिल गया काबे को सनम खाने से। बुत परस्ती करने वाले को पासबानी करनी पड़ी और पूरी दुनिया में जुल्म का बोलबाला चल रहा है। आप नजर दौड़ा कर देखिए, चाहे हमारा मुल्क हो या दुनिया के किसी मुल्क में, कहीं सेंसर लगाकर दबा दिया गया है और कहीं जो है सोशल मीडिया और मीडिया उठा रही है। भारत में केवल सोशल मीडिया बातों को लेकर चल रही है, बहुत सी मीडिया इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आपने कहा कि उन्होंने जिनसे हुकूमत को खतरा होता है उसे क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये तो आप सोच लीजिए उस जमाने में कृष्ण को, देवकी को डाल दिया गया था कि बच्चा पैदा जो होगा वो राज ले लेगा। तो कंस ने क्या किया था, जेल में डाल दिया था। तो राज को जिससे भी खतरा होता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये परंपराएं चल रही हैं उस जमाने से और आज तक। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है उसको सोचना पड़ता है सच्चाई के बारे में। ये आज सऊदी का हाल है, कल ये कहीं और का हाल होगा, भारत का हाल होगा। जनता को भी सोचना चाहिए, इंसाफ के तरफ चलना। आप ये देखिए ये भी एक कुदरती निजाम है सर। जमीन पर कहीं गड्ढा होता है तो कहीं बड़ी इमारत खड़ी होती है, क्योंकि गिट्टी भी जमीन से निकलती है, मिट्टी भी जमीन से निकलती है और सीमेंट का पत्थर भी जमीन से निकलता है। तो हम एक जगह जोड़ते हैं तो दूसरे जगह गड्ढा को खोदते हैं, यानी मिट्टी को निकालते हैं। ठीक यही चीज आपको दुनिया की जिंदगी में भी आपको मिलेगा। आप देख लीजिए, एक बड़े पर जब जुल्म की साजिश का पर्दा खुला तो हम नहीं, हमारा निजी मफाद है, और यही कमजोर पर होता तो आपका कोई मफाद नहीं। आपने ईरान पर प्रतिबंध क्यों लगाया? केवल ये कह करके कि ये बम बना रहा है जो दुनिया को खतरे में डालेगा, और जो खतरा कर चुका है, मार चुका है, उससे निजी मफाद है तो आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए, इससे नहीं चलता है। इंसाफ इंसाफ की तरह हो। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है इंसाफ इंसाफ की ही तरह ना हो, इंसाफ इंसाफ होते हुए दिखाई दे, लेकिन वो खुद उस पर अमल नहीं करती है। तो हमारे देश में बड़ा अजीब सी कहानी हो गई है। हम जो कहते हैं उन पे अमल नहीं करते और जिस पर अमल करते हैं वो हम कहते नहीं है। जी जी जी। ये हालत तो आपने अमेरिका की तरफ इशारा किया कि देखिए वो हिरोशिमा और नागासाकी के लिए जिम्मेदार वो खुद है, और इजराइल के पास 80 से 400 के दरमियान बताए जाते हैं, ये बाकायदा विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन मौजूद है,
उनके पास इतने न्यूक्लियर बम मौजूद हैं, लेकिन जो नहीं बना रहा उसके बारे में बार-बार ये कहते रहना, इल्ज़ाम लगाते रहना, बहरहाल वो एक अलग इश्यू है, हम उस पे बात अभी नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि सऊदी अरब की जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की नज़र में जो चीज़ें सामने आई हैं, उनके इज़राइल से ताल्लुकात, फ़िलिस्तीनियों को दरगुज़र करना, फ़िलिस्तीनियों पर जो ज़ुल्म कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करना। इस सब के साथ-साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि तुर्की सऊदी अरब की जगह दुनिया के मुसलमानों के लीडर के तौर पर उभर रहा है? क्या वहाँ भी आपको क्या कुछ लगता है, मतलब सऊदी अरब के जो फ्यूचर है, जो मुसलमानों की सियासत से मुताल्लिक, हालाँकि वो अपने यहाँ तो सियासत करने ही नहीं देते, अपने यहाँ तो कोई सियासत की गुंजाइश है ही नहीं। तो अब क्या इस तब्दीली के साथ-साथ सऊदी अरब की जो इज्जत और एहतराम दुनिया के मुसलमानों के सामने रहा है, वो क्या कमजोर होगा? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, हज हज और बैतुल्लाह जाने का और उम्रा करने का जो केंद्र है, इसके वजह से दुनिया के मुसलमान सऊदी से थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वहां हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शहर जुड़ा हुआ है। वरना दिलों में उनकी मोहब्बत नहीं है, सऊदी की मोहब्बत नहीं है। लोग हकीकत को जान चुके हैं। और आपने जो तुर्की की बात कही, आप एकदम सही, आपको बता दें कि तुर्की इस तरफ पहल कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि हर इंसान के शरीर में एक दिल होता है और दिल में भी एक ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश में भी अगर जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा न करने वाली बात हो तो उसे मोड़ देकर छोड़ देते हैं, और पूरा करने वाली हो तो उस पर चलते हैं। अब जिस तरह से लोगों का रुझान तुर्की के तरफ जा रहा है, तो उसमें यहां एक मसला लाकर फंसाया जा रहा है कि तुर्की सुन्नियत का मुल्क है, इसलिए सुन्नी उधर बढ़ रहे हैं। ये वहाबी और देवबंदी वाली बात है। आप जानते हैं ना, फिरके भी बना दिए गए हैं। तो ये फिरकों का है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सऊदी अरब जो है अपना वकार अपने आप धीरे धीरे खो रहा है, बल्कि जो कुछ भी वकार बचा है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जमीन से जो निस्बत बची हुई है उससे बचा हुआ है। और ये सच है कि तुर्की को उभरने का मौका है, और तुर्की अगर इस बात को लेकर उभरता है तो विश्व में इस्लामी मुल्कों की क़यादत की जिम्मेदारी उसके तरफ आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपने बहुत ही बेबाकी से बहुत सी बातें कही, और इसमें खुद जमाल खाशोगी के कत्ल से मुताल्लिक आपने कहा कि जाहिर है जुल्म के नतीजे में नतीजे अच्छे नहीं होते, और ये हुकूमतों का दुनिया भर में तरीका हो रहा है कि वो इंसाफ पर नहीं चलते, अपने मफादात के लिए कुछ फैसले लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसकी तरफ इशारा हुआ। इसके अलावा आपने बताया कि तुर्की किसी हद तक सऊदी अरब के कमजोर होने के साथ साथ वो मजबूत हो रहा है, दुनिया में उसकी निस्बतन इज्जत बढ़ रही है। लेकिन मुसलमानों का जो रुझान और मोहब्बत सऊदी अरब से है, वो मक्का और मदीना की वजह से है, क्योंकि वो मुकद्दस मकामात वहां पर हैं। ये बहरहाल बहुत ही अहम बात है। इसी जगह आकर के मुसलमान जरा खामोश हो जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों को समझना ये चाहिए कि हकदार होना अलग चीज है, काबिज होना अलग चीज है। अगर कोई हुकूमत किसी इलाके पर, मुकद्दस जगह पर काबिज हो जाए, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि वो हुकूमत भी काबिल एहतराम हो। उस जमीन का एहतराम जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाकिम अगर जालिम आ जाए तो उससे जाहिर है मोहब्बत कैसे की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।